प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 12 जीव विज्ञान की ई कक्षाओं में। हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो चल रहा था वंशागति और विविधता। इसमें हमने आपको मेंडल के वंशागति के नियम से अवगत करा दिया था। अब जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है मेंडलीय अनुपात से विचलन, अर्थात मेंडल के बाद जो और क्रियाएं हुई या और जो नई नई खोजें हुई उनके बारे में, अर्थात इसको हम पोस्ट मेंडेलियन एरा भी कहते हैं। तो पोस्ट मेंडेलियन एरा के अंदर एक सिद्धांत आया जो डिफ़र करता था मेंडल के नियमों से, और जो मेंडल के नियमों से जो डिफ़र करते थे उन नियमों में हमने आपको सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इसके बाद सम प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम के बारे में, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता वंशागति, इसके बारे में बताया था। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि कार्ल नागलेई ने जब कोशिका विभाजन का अध्ययन किया और केंद्रक के अंदर उन्होंने कुछ धागेनुमा संरचनाओं को देखा, जिन संरचनाओं को उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, लेकिन इन धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र जो नाम दिया था वो दिया था वोल्डेयर ने। वोल्डेयर ने बताया कि ये जो धागेनुमा संरचनाएं हैं इनको हम गुणसूत्र कहते हैं। और इसके पश्चात सन 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडर वोवेरी, अर्थात सटन और वोवेरी ने गैमेटोजेनेसिस की क्रिया और निषेचन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं उनके बारे में वर्णन दिया और एक सिद्धांत निकला जिसको हमने कहा वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, अर्थात क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या गुणसूत्रवाद। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि मेंडल ने जिनको बोला, जिनको फैक्टर बोला, जिनको कारक बोला, वो जीन्स थे। और जब वो जीन्स थे, वो जीन्स कहाँ पर थे? वो जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ही थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि सटन और वेवेरी ने जो देखा, उन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी कि जीन्स यानी मेंडेलियन कारक अर्थात फैक्टर्स अर्थात जीन्स और गुणसूत्रों के अंदर कुछ समानता थी। अब ये गुणसूत्रों के अंदर जो समानता थी वो क्या क्या समानता थी? सबसे पहली सिमिलैरिटी ये थी कि आपने देखा कि जीन्स जो थे वो दैहिक कोशिकाओं में जोड़े में थे, यानी एलील्स के अंदर थे। आपने देखा एक एलील के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल टी, ये क्या था? ये जीन्स थे। या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन्स थे। या एक उसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये जो थे ये आपने देखा ये जोड़े में थे। और गुणसूत्र भी आपको पता है जोड़े में होते हैं। दूसरी बात आपको ये पता है कि जब युग्मकों का निर्माण हुआ था तो एक जोड़े के दोनों एलील जो थे वो इस प्रकार से थे कि एक युग्मक में केवल एक ही एलील पहुंचता था। आपने रिडक्शन डिवीजन कराया था, जैसे आप याद कीजिए, आपने मेंडल के जो नियम पढ़े थे उसमें आपने एक साइड में लिखा था कैपिटल टी और एक जगह लिखा था स्मॉल टी। आपने जब रिडक्शन डिवीजन कराया तो आपने देखा कि उसके दो, वो जो एक पेयर था वो एक पेयर दो में डिवाइड हो गया था। तो उसके अंदर केवल एक ही एलील था, अर्थात कैपिटल टी था और दूसरा कैपिटल टी था, और इधर भी स्मॉल टी था और इधर स्मॉल टी था। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से जब युग्मकों का निर्माण होता है, गैमीट्स का निर्माण होता है, तो प्रत्येक गुणसूत्र का जो युगल होता है, यानी प्रत्येक गुणसूत्र जो जोड़े के रूप में होता है, वो कैसा हो जाता है? वो अलग अलग संतति में जाता है। ठीक है? जैसे पृथक्करण के नियम के हिसाब से। दूसरी चीज़ यह है, तीसरा जो पॉइंट सिमिलरिटी थी जीन्स के अंदर और क्रोमोसोम्स के अंदर, वो ये थी कि दैहिक लक्षणों से संबंधित, दैहिक माने जो हमारे शरीर के जो लक्षण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, इनके जो कारक होते हैं वो जीन युगल एक दूसरे से स्वतंत्र संयोजित होते हैं। ठीक है? यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम याद कीजिए कि एक जोड़े के गुणसूत्र जो हैं वो दूसरे जोड़े के गुणसूत्रों से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित अर्थात संयोजित होते हैं। यानी इधर कैपिटल टी निकला और उधर स्मॉल टी निकला, ये दोनों जीन्स मिलके बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक इसी प्रकार से एक गुणसूत्र फादर का और एक गुणसूत्र मदर का जो आता है, ये दोनों फिर दोबारा से जुड़ जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए केवल एक ही कारक होता था, एक ही एलील होता था। ठीक इसी प्रकार से समजात गुणसूत्र युगल में केवल एक गुणसूत्र होता है, ठीक है, और एक ही गुणसूत्र होता है। इसके अलावा जो जाइगोट है, अब जाइगोट में देखिए दो एलील आ गए, दो एलील आ गए, यानी नर से शुक्राणु से एक एलील आया और एक मादा के अंडे से प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से गुणसूत्रों के अंदर भी माता पिता से अंडाणु और शुक्राणु, इन दोनों की जोड़ी का एक एक जो गुणसूत्र जाइगोट में पहुंचता है, उसके अंदर गुणसूत्र या युगल बनते हैं। ये देखिए, ये एक मियोसिस सेल डिवीजन का चित्र आपको दिखाया गया है कि एक मदर सेल है, इसके अंदर देखिए क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और मेटाफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था में आकर ये दोनों डिप्लॉयड सेल्स जो हैं ये यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब मियोसिस 2 होता है तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात गैमिट्स का निर्माण होता है और इन गैमिट्स के द्वारा ही फिर नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो गुणसूत्रीय सिद्धांत जो दिया गया, इसकी जो मुख्य विशेषताएं थीं, वो मुख्य विशेषताएं ये थीं जो आपको याद करनी है कि सटन और ववेरी ने ये बताया कि गुणसूत्र जो होता है वो जीन की तरह व्यवहार करता है। गुणसूत्र किसकी तरह व्यवहार करता है? जीन की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए मेंडल के आधार पर गुणसूत्र की गतिविधियों को भी समझा गया और जाना गया कि हाँ, जो जीन्स काम करते हैं मेंडल के आधार पर वही काम गुणसूत्र भी करते हैं। तीसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तीसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि एक ही एलील के दोनों समजात गुणसूत्रों के, दोनों जीन जो हैं वो समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर ही विद्यमान रहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, जो कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने फैक्टर कहा था, अब सटन और वोवेरी ने ये बताया कि भाई ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको ले जाने का काम कौन करता है? इनको ले जाने का काम क्रोमोसोम्स करता है। इसीलिए ये हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन हुआ। इसके बाद मॉर्गन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात की पुष्टि की। अब देखिए, सटन और ववेरी ये दोनों अलग अलग स्थान के वैज्ञानिक थे और इन दोनों ने अपना अलग अलग काम किया। इन्होंने मिलकर काम नहीं किया, इन्होंने अलग अलग मिलकर काम किया, लेकिन जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स दोनों के समान आए। इसलिए सटन और ववेरी दोनों का नाम गुणसूत्रीय संगठन या क्रोमोसोमल थ्योरी या गुणसूत्रवाद के लिए सटन और ववेरी दोनों का नाम लिखा जाता है। ठीक है। अब एक बार से फिर हम रिकॉल करते हैं क्रोमोसोम्स थ्योरी को, अर्थात क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। तो जो उसकी विशेषताएं हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये, नंबर 1 कि जाइगोट से उत्पन्न सभी सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, अर्थात द्विगुणित होती हैं। नंबर 2, द्विगुणित कोशिका के अंदर गुणसूत्र युगल अर्थात जोड़े में होते हैं। इनमें एक गुणसूत्र माता के अंडाणु से आता है और एक गुणसूत्र पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है। दोनों समान गुणसूत्र एक होमोलोगस युगल बनाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर मेंडल ने जिनको कारक कहा था, अब उनको जीन कहा जाता है। तो वो जीन जो है वो प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं और गुणसूत्र पर जीन्स जो होते हैं वो पंक्तिबद्ध होते हैं। अब अगर हम किसी जीव का गुणसूत्री संगठन अगर हम देखें तो गुणसूत्री संगठन में 3 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहले आता है समजात गुणसूत्र। ये समजात गुणसूत्र क्या होता है? तो किसी भी एक जाति के जीव और उनकी जो दैहिक कोशिकाएं हैं, आपको पता है 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दैहिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। तो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों का आकार, संरचना ये समान होती है और इसे हम जातीय गुणसूत्र समूह या कैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है। अब इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर में होते हैं। जैसे आपको पता है मनुष्य के अंदर कितने पेयर? 23 जोड़ी, मटर के अंदर 7 पेयर। ठीक है। और अभी हम आपको बताएंगे ड्रोसोफिला के अंदर, तो ड्रोसोफिला के अंदर 4 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। तो प्रत्येक जोड़ी के दोनों गुणसूत्र जो आकार में समान होते हैं, ऐसों को हम समजात गुणसूत्र अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं।
दूसरा है कि गुणसूत्र कितने प्रकार के? गुणसूत्र भैया दो प्रकार के। एक तो ऐसे गुणसूत्र जो दैहिक होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं, जिन पर विभिन्न शारीरिक और जो क्रियात्मक लक्षण होते हैं इनके जीन्स होते हैं। नंबर दो, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनके ऊपर लिंग निर्धारण के लिए जीन्स होते हैं। अधिकांश जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा ही होता है। अब ये लिंग गुणसूत्र जो होते हैं ये एक समान हो सकते हैं, समजात हो सकते हैं, इनको XX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नर के अंदर जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। इनको हम X और Y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जबकि मादा के अंदर हम उनको X और X के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वंशागत का जीन मत आया। जब देखा गया कि आनुवांशिक लक्षणों या उनसे संबंधित जो मेंडेलियन कारकों की संख्या थी, फैक्टर्स की संख्या थी, वो उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों से कहीं अधिक थी। आपने देखा मटर के अंदर, आपने देखा भी, मैंने आपको बताया मटर के अंदर जो होते हैं 14 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 7 पेयर्स होते हैं। और आपको मैंने बताया था कि मेंडल के जो सफल होने का जो कारण था वो कारण एक यही था कि उनको 7 अलग अलग एलील यानी 7 उनको अलग अलग कारक उनको मिल गए थे। ठीक है, अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि एक गुणसूत्र के ऊपर एक कारक था, राइट। 7 गुणसूत्र, 7 जोड़ी गुणसूत्र, अर्थात एक जोड़ी गुणसूत्र के ऊपर एक ही कारक था, और इस कारक से उनको सफलता मिली। मॉर्गन जिन्होंने इसकी पुष्टि की, मॉर्गन को भी आप देखिए, मॉर्गन जो है, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट था वो मेंडल से इतर उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट लिया, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट उनका था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ये ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर एक फल मक्खी है जो आपने अक्सर फलों के पास, फल कटे हुए हैं आपने उनके पास देखी होगी, मुख्यतः आम और केला के ऊपर। तो आम और केले के ऊपर उन्होंने जब ये देखा, क्योंकि आम और केले के नाम से ही इसको हम फल मक्खी कहते हैं, या इसको मैंगो फ्लाई भी कहते हैं, बनाना फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स के ऊपर मॉर्गन ने काम किया इनके ऊपर, तो मॉर्गन को भी हम फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स हैं हमारे मॉर्गन, ठीक है। अच्छा, कारण क्या था? कारण ये है कि बनाना में और मैंगो के अंदर ऑक्सिन नामक एक ग्रोथ हार्मोन होता है, और जहां ऑक्सिन होता है वहां पर एक प्रकार की एक कोशिकीय कवक जिसको हम ईस्ट कहते हैं वो आ जाता है, और मैंगो फ्लाई जो है उसको बहुत अच्छे से कंज्यूम कर लेती है, इसलिए इन्होंने लिया। अच्छा, अब एक इनके भी सफलता का कारण क्या था? इनकी भी सफलता का कारण था कि इन्होंने ये देखा कि इसके अंदर 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और 4 ही इन्होंने गुण लिए। इसके अंदर जो हैं 4 ही इंपॉर्टेंट गुण थे जो इनकी सफलता का कारण बने, ठीक है। इनकी सफलता का जो कारण बने उसमें सबसे अच्छा दूसरी बात ये कि ये जंतु भी, इसका भी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जीवन चक्र बहुत कम होता है, केवल 2 वीक्स का, ठीक है। नंबर 2, ये बहुत आसानी से इसका कल्चर किया जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर। नंबर 3, सिंगल फर्टिलाइजेशन के अंदर, एक ही फर्टिलाइजेशन के अंदर ये कम से कम 100 ऑफ स्प्रिंग को पैदा कर सकती थी, यानी 100 अंडे या 100 बच्चे जो हैं इससे निकल जाते थे, ठीक है। तीसरा ये था कि जो क्रोमोसोम्स का जो सेट था वो 4 सेट थे, ठीक है। और अगली बात ये थी कि इसको मेल और फीमेल में हम लोग बहुत जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते थे। मेल छोटी होती है और फीमेल का साइज बड़ा होता है। तो इन कारणों से जो मॉर्गन हैं, मॉर्गन सफल रहे, और मॉर्गन ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत दिया वंशागति का, जीन मत। फिर इन्होंने बताया बाद में, सटन और वोवेरी ने बाद में बताया कि भाई ऐसा है कि जो जीवों के जो आनुवंशिक लक्षण हैं या जो फैक्टर हैं वो उनके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जोहानसन, इन्होंने इन कारकों को जीन का शब्द दिया, इन कारकों के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। और फिर मॉर्गन ने 1910 में बताया कि भाई ये जो जीन्स हैं
ये जीन्स गुणसूत्रों के ऊपर माला के दानों की तरह, बीट्स की तरह पंक्तिबद्ध होते हैं। तो मॉर्गन ने यहाँ पर सिद्धांत दिया वंशागति का, जीन मत, ठीक है। और आधुनिक जो हमारी थ्योरी है इसके अनुसार जीन जो हैं डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं, और डीएनए को जो है, डीएनए की जो वंशागति होती है इसी के द्वारा जीवों के लक्षण वंशागत होते हैं। तो ये हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी थी। अगले उसमें हम आपको लिंग निर्धारण के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए और याद कीजिए।